बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और ये जो वीडियो है ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू में स्टेटमेंट्स है यानी जो इबारत है उसको भी साथ साथ शामिल करने की, और उसका फ़ायदा इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम को भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि जो आपके चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स गिवन होती हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, और उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में दिए जाते हैं। यानी आपने सिर्फ जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस नहीं करना, बल्कि जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम ना सिर्फ ये जो एक्सरसाइज के एंड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, बल्कि जो एग्जांपल्स हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर की तरतीब कुछ इस तरह से होगी हमारी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं, पहले उन दो एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की उस पर जाएंगे, तो उससे पहले भी एक उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मौजूद है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप को एग्जांपल्स आती हैं यानी कंफर्टेबल हैं उनके साथ, या कोई प्रॉब्लम्स आपको पहले आती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ही आपने समझनी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स गिवन होते हैं। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल कोई टाइम लिखा होगा और उसके सामने जो भी क्वेश्चन होगा, फर्ज किया ये प्रॉब्लम है तो लिखा होगा जी कि प्रॉब्लम कौन सी 2.2। ठीक है, और अगर एग्जांपल होगी तो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा होगा कि एग्जांपल फॉर लेट्स से जो भी होगी 2.1 या 2.2, तो उसके सामने जो टाइम होगा ना आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन या उस एग्जांपल पे चले जाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स और मैंने जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ लेके चलना है, तो इसलिए आप जो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, उसकी तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर वी, कि आपने एक वेक्टर है जिसका नाम है वेलोसिटी वेक्टर वी, और उसको आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ का मतलब कि ग्राफिकली इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपने चैप्टर के दौरान पढ़ा है कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो एक एरो की मदद से करते हैं। ये जो होता है ना इसका हेड, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है, और ये जो लेंथ होती है ये उसकी मैग्नीट्यूड को बता रही होती है। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर की दो जो है वो चीज़ें होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। स्केलर और वेक्टर में यही फ़र्क है कि स्केलर में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, जबकि वेक्टर में हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो इस तरह हम एक वेक्टर ड्रा करना है। आगे वो इसकी कुछ कंडीशंस भी बता रहा है। कंडीशंस क्या है, अब वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, कि उसकी वेलोसिटी ये है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का अब क्या मतलब है, इसको आपने थोड़ा सा ना समझना है कि जो बाद में डायरेक्शन लिखी होती है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे नॉर्थ लिखा है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो पहले डायरेक्शन इसमें लिखी है ऑफ से पहले वो आपका एंड पॉइंट है, या यूँ कह लें टर्मिनल पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री जाना है। ठीक है, शुमाल से मशरक़ की तरफ। अगर हम उर्दू में स्टेटमेंट पढ़ लें तो हमें मज़ीद बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। कहता है नुमाइंदा लाइन खींचकर वेलोसिटी वेक्टर वी ज़ाहिर करें कि 300 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी शुमाल से मशरक़ की तरफ। देखें यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया कि शुमाल से मशरक़ की तरफ 60 डिग्री का ज़ाविया बता रही है। अब जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फ़ायदे की बात यह है कि आपका जो पेपर आता है ना, पेपर में एक तरफ इंग्लिश, क्योंकि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए एक ही पेपर बन के आता है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होती है, एक तरफ उर्दू में लिखी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू वाली स्टेटमेंट को भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। जब इंग्लिश की पढ़ लेते हैं तो उर्दू वाली स्टेटमेंट को भी ज़रूर पढ़ा करें। वैसे भी हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू में जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगी भी तो वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ किया हो सकता है आपको ये समझ ना आए कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे ये उर्दू वाली स्टेटमेंट आपकी हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे हमने वेक्टर को ड्रा करना है। ठीक है,
तो उसके लिए पहले तो आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि जब हम पेज पे डायरेक्शंस ड्रा करते हैं तो किस तरह ड्रा करते हैं। तो बाय कन्वेंशन जब भी हम पेज पे डायरेक्शंस ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि ये शुमाल है, ठीक है, और नीचे की तरफ साउथ, जिसे उर्दू में हम कहेंगे कि ये जनूब है। इसी तरह दाईं तरफ राइट साइड पे ईस्ट यानी कि मशरक, और लेफ्ट साइड पे वेस्ट यानी कि मगरब। तो ये डायरेक्शंस हम बाय कन्वेंशन जो है वो ड्रा करते हैं। वैसे डायरेक्शन ज़ाहिर है चेंज होती जाती हैं रियल लाइफ में, लेकिन जब भी आपने पेज पे ड्रा करना है, चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में आप बैठे हैं, तो आपने इसी कन्वेंशन के मुताबिक ड्रा करना है, ठीक है। अब पहला काम आपका ये होगा कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहाँ ड्रा करने, यहाँ आपने इसी तरह ये जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और इसकी राइट साइड पे क्या होगा, ईस्ट, ई से ज़ाहिर कर दें, ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा नाम लिखना है, और लेफ्ट साइड पे वेस्ट, डब्ल्यू लिख दें। और एक आपने स्केल की मदद से इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है, और ऊपर लिख लेना है एन यानी नॉर्थ शुमाल, और नीचे लिख लेना है एस साउथ, ठीक है। पहला काम आपने ये किया। उसके बाद फिर जो आपको ये वैल्यू गिवन है 300 मीटर पर सेकंड। अब ये 300, पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा, मीटर पर सेकंड ये पेज पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेज पे तो हम सिर्फ लेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी जो सूटेबल यूनिट होता है या तो इंचज़ होते हैं, ठीक है, पेज की मुनासबत से, या फिर सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर में इसको क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 300 मीटर पर सेकंड है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से एक स्केल बनाएंगे। स्केल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम पेज पे रिप्रेजेंट कर सकें। मसलन मैं कह लेता हूँ कि 100 जो मीटर पर सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। आप चाहे तो 50 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लाइन इतनी लेंथ की बने कि जो आपके पेज पे पूरी आ सके और आपको कन्वीनियंट हो। अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर है तो 300 कितना होगा, तो 303 जो है ना वो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमें पता चल गया कि हमारे पास जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। एंगल का उसने हमें खुद बताया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल कैसे ड्रा करना है, यहाँ पे देखें आपने आगाज़ करना है नॉर्थ से, यानी ये जो शुमाल वाली लाइन है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने प्रोट्रैक्टर, जिसे आप डी भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। तो प्रोट्रैक्टर को आपने ये जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर इस तरह रखनी है, ठीक है। इस तरह आपने रखनी है कि जो प्लस वाला निशान है वो बिल्कुल यहाँ पे आए एंड पॉइंट पे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल वाई एक्सिस, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, वैसे यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ लाइन है, वर्टिकल लाइन के ऊपर है। अब हमने जाना है नॉर्थ से किस तरफ, ईस्ट की तरफ, और कितना जाना है, 60 डिग्री। तो जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो ऊपर वाली नहीं देखनी, ऊपर देखें 180 लिखा है, नीचे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 आया। बिल्कुल इसके सामने आपने एक छोटा सा इस तरह यानी कि समझ लें लाइन लगा लें या पॉइंट लगा लें, निशान लगा लेना। इसके बाद इसको आपने हटा देना, ठीक है। अब ये निशान लग गया। अब आपने लेना है स्केल, ठीक है, और कोशिश करनी है उसका ज़ीरो बिल्कुल यहाँ पे हो, और इस तरह इसके सामने यानी कि इस तरह, मतलब इसकी अलाइनमेंट करके इस तरह आपने स्केल रख लेना। हमने जो स्केल बनाई है उसके मुताबिक 3 सेंटीमीटर वेक्टर की लेंथ होगी। आपने 3 सेंटीमीटर इसकी पैमाइश करते हुए, ठीक है, एक जो है वो वेक्टर ड्रा कर देना। ये मैंने 3 सेंटीमीटर वेक्टर ड्रा कर दिया साथ, और इस स्केल को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ फिर हम क्या एंगल आए हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इस तरह ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो ये जो वेक्टर है ना वी, ठीक है, जो हमने बनाया ड्रा किया वो रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। बिल्कुल इसी तरह की एक और एग्जांपल भी है, उसको भी हम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी मिसाल है, यानी एग्जांपल है 2.2। इसमें कहता है ड्रा फोर्स वेक्टर एफ। अब वेक्टर का नाम चेंज कर दिया कि ये फोर्स वेक्टर एफ है, इसको ड्रा करना है हैविंग मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 350 न्यूटन है, एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखें उसने नॉर्थ साउथ ईस्ट की बात नहीं की, यहाँ उसने एक्स एक्सिस की बात की है, ठीक है। अब पहला काम हमारा वही होगा कि हमने पहले एक स्केल बनानी है, क्योंकि 350 न्यूटन को हम पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उर्दू में भी अगर हम स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ लें कि आप एक फोर्स वेक्टर एफ की नुमाइंदा लाइन खींचें जिसकी अददी कीमत यानी मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन है,
और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। अब पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्केल उसी तरह, क्योंकि 300 न्यूटन को हम पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पेज पे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, और वो भी जो सूटेबल यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। तो उसी तरह हम कह लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि 100 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो फिर 350 कितना होगा, 300 तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊपर कितना 50 यानी आधा, तो आप लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। चाहे तो आप कैलकुलेटर पर कर लें, 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ गई। ये हमने एक स्केल बना ली। यहाँ पे चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो अब आपने लाइन उसी तरह ही ड्रा करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल की मदद से ड्रा करनी है, लेकिन इसको आपने कहना है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है इसी तरह, और इसको हमने कहना है ये वाई एक्सिस है। मैथ में भी आपने पढ़ी हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपने एक्स एक्सिस से यानी कि वाई एक्सिस की तरफ जाना है इस तरह। तो अब आपने जो प्रोटेक्टर प्लेस करना है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो इसके ऊपर आनी चाहिए इस तरह, ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आए, और बाकी जो निशान है प्लस वाला वो बिल्कुल यहाँ पे आए। चूँकि हमने इस तरफ को जाना है, तो देखें ज़ीरो कहाँ पे है, नीचे है कि ऊपर, ऊपर, यहाँ पे ये ज़ीरो ऊपर है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो बिल्कुल ये 60 के सामने आप इस तरह एक छोटा सा निशान लगा लें, ठीक है। यहाँ पे बाज़ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमने नीचे वाली रीडिंग लेनी है कि ऊपर वाली, तो आप बस एक बात माइंड में रखें कि जैसे आपने ये इसको मतलब प्लेस किया है ना, ठीक है, तो जो लाइन आ रही है ना जिस लाइन के ऊपर, उस लाइन का देखना ज़ीरो कहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है ज़ीरो से। अब ये इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये हमने निशान लगाया, मैं इसको हटाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये निशान लगाया, ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। इसके साथ आपने इस तरह जो है ना वो स्केल प्लेस कर लेना है इसकी अलाइनमेंट में, ठीक है, और हमने लेंथ कितनी लेनी है अब 3.5 सेंटीमीटर, तो इस स्केल की मदद से 3.5 3.5 सेंटीमीटर आपने एक वेक्टर ड्रा कर देना है। ये देखें 3.5 सेंटीमीटर तक इस स्केल को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और इसकी लेंथ हमने ली है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम भी हम रख देते हैं कि ये एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर ड्रा हो गया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की तरफ। एक्सरसाइज की फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, कि आपने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। नीचे दो डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स आपको गिवन है, यानी कंडीशंस गिवन है, उनके मुताबिक। उर्दू में भी अगर हम देखें तो कहते हैं मंदरजा ज़ैल वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइनें खींची। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अब वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, कि वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। उर्दू में देखें कहता है एक 400 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर तो आपको एग्जांपल समझ आ गई हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान है, इंशाल्लाह आपको ये भी ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह कंडीशंस गिवन हो तो पहले देखते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, 400 मीटर पर सेकंड। देखें मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पेज पे हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ को, और वो भी सूटेबल यूनिट हमारे लिए सेंटीमीटर है, और 400 एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले एक स्केल बनाएंगे ताकि इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकें पेज के ऊपर। तो स्केल फर्ज किया उसी तरह जिस तरह एग्जाम्पल में बनाया है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहे तो इसे कम भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना कि बहुत बड़ी लेंथ ना हो जाए जो पेज पे ड्रा करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो अगर 100 जो है वो 1 सेंटीमीटर है तो 400 मीटर पर सेकंड कितना होगा, वो यकीनन 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमें पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर है, और एंगल बनाना है 60 का विद एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ एक्सिस की बात हो रही है तो एक आपने एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से इस तरह, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एंगल जो है वो ड्रा करना है। एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जो है वो रेफरेंस लाइन है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपने आगाज़ करते हुए एंगल बनाते हुए किसकी तरफ जाना है, वाई एक्सिस की तरफ।
तो प्रोटेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो आपने इस एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस करनी है, और जो उसका प्लस का निशान है वो बिल्कुल यहाँ ओरिजिन पे आए। अब चूंकि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमने स्टार्ट करना है, तो आपने देखना ज़ीरो कहाँ पे प्रोटेक्टर के ऊपर, ये ऊपर वाली रीडिंग ज़ीरो है। तब इसको मतलब मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 के सामने आपने एक छोटा सा निशान लगा देना कि पता चले यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का एंगल है। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब जो स्केल है उसको आपने इसकी अलाइनमेंट के साथ यानी ओरिजिन और इस पॉइंट की अलाइनमेंट के साथ कुछ इस तरह प्लेस कर देना। और हमने जो लाइन ड्रा करनी है अब कितनी, 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर तक यहाँ तक आपने एक यानी कि एरो ड्रा कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये 60 डिग्री का एंगल है, और इसकी जो हमने लेंथ ली है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसका नाम उसने कोई नहीं बताया, तो बहरहाल हमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपके पास वेक्टर ड्रा होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे अब उसने फोर्स दिया 50 न्यूटन की। अब फोर्स को भी हम पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें पहले स्केल बनानी पड़ेगी, और 50 वैसे भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, मैं कह लेता हूँ कि लेट्स से कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो 50 न्यूटन कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वेक्टर की लेंथ होगी पेज के ऊपर जो हम ड्रा करेंगे वो 5 सेंटीमीटर होगी। एंगल उसने दिया अब 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ भी एक्सिस की ही बात हो रही है, तो हम एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसको साथ मार्क कर दें कि ये एक्स एक्सिस है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने एंगल ड्रा करने, चूँकि हमारी रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस है, तो आपके पास जो प्रोटेक्टर है या जो डी है उसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए, और प्लस का निशान यहाँ वर्टेक्स पे यानी कि ओरिजिन पे आना चाहिए। अब 0 से स्टार्ट करना है और आपने इस तरह ऊपर वाली रीडिंग पढ़ते हुए 120 तक जाना है। यहाँ पे ये देखें ये 120, ये ना हो कि आप ये नीचे वाली रीडिंग पढ़ लें और इसको 120 मार्क कर दें। 120 का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो आपने ऊपर वाली रीडिंग देखनी है। ये यहाँ पे निशान लगा दिया, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब स्केल को आपने इसकी अलाइनमेंट यानी ओरिजिन और इसकी अलाइनमेंट में इस तरह प्लेस करना है, और लाइन कितनी ड्रा करनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी मदद से ये 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा की, तो ये आपका क्या ड्रा हो गया कि वेक्टर। अब साथ सिर्फ मार्किंग कर दें कि ये हमारे पास एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, और जो इसकी हमने मेजरमेंट्स लिखी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वेक्टर ड्रा हो गया। तो ये पहला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड न्यूमेरिकल के लिए हमने पहले करना है उससे रिलेटेड एग्जांपल, यानी एग्जांपल 2.3, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं। तो चलते हैं हम एग्जांपल 2.3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2.3 की स्टेटमेंट है, एन ईगल डाइव टू द ग्राउंड अलॉन्ग 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। एक दफ़ा उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। कहता है एक उकाब है जो 300 मीटर फासले से ज़मीन की तरफ गोता लगाता है। अगर उसकी औसत स्पीड 60 मीटर फी सेकंड हो तो ये फासला तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। कि इस सिचुएशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक ईगल है, उकाब है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड है, ज़मीन है। अब यहाँ कहीं में भी उसे कोई अपना शिकार नज़र आया, कोई स्नेक या चूहा वगैरह, और उसको पकड़ने के लिए वो डाइव करता है, यानी गोता लगाता है, जिसे उर्दू में लिखा हुआ गोता लगाता है। तो उसके बाद वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान, यानी जब उसने डाइव करना स्टार्ट किया और उन दोनों के दरमियान लेट्स से ये डिस्टेंस है, उसने कहा कि ये 300 मीटर है, और वो जिस स्पीड से आ रहा है उसको पकड़ने के लिए एवरेज स्पीड की उसने बात की है, वो 60 मीटर फी सेकंड यानी 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये सिचुएशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट पढ़ लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपने देखना है कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमने मालूम क्या करना है, वो डाटा आप लिख लें। उसके बाद फिर आगे आप देखें कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है फासला, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 300 मीटर, वो हमने लिख लिया। दूसरी चीज़ हमें गिवन है एवरेज स्पीड यानी कि औसत स्पीड, और उसको हम स्पीड को ज़ाहिर करेंगे वी से, और एवरेज की बात कर रहे हैं तो नीचे छोटा सा ए वी लिख लें, ए वी फॉर एवरेज। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ए वी इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड।
अब ये हमें दो चीज़ें गिवन है, मालूम हमने करना है टाइम, तो टाइम टी फॉर टाइम यानी स्मॉल टी से आप इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमने मालूम करना है। अब जब आप ये डाटा लिख रहे हैं तो पहले देख लें कि ये जो यूनिट्स हैं आपस में कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल से मुराद जैसे ये देखें मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपैटिबल है। और अगर ना हो, फ़र्ज़ किया कि ये किलोमीटर में होता तो फिर पहले हमने इसको मीटर में करना था क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एसआई यूनिट्स ना भी हों, जैसे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको एसआई में करना है कन्वर्ट। फ़र्ज़ किया ये किलोमीटर में होता, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में होता, तो ये आपस में कंपैटिबल है। इनको हमें किलोमीटर को मीटर में या घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद ना बोले तो, अगर खुद बोले तो फिर तो ज़ाहिर करना है, ठीक है। फ़र्ज़ किया वो कहता है जी कि आपने जो है वो एसआई यूनिट्स में आंसर लिखना है, तो फिर तो हमें करना है, वरना हमें उनकी कल ज़रूरत नहीं होती। तो आपने देख लेना यूनिट्स एक जैसे हैं। अब इसमें ये कंपैटिबल है, उसके बाद आपने देखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड जिसे हम औसत स्पीड भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो इसमें एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है ना वो ये है कि डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड करना होता है। ये आपने पढ़ा है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और उर्दू में अगर मैं लिखूं तो औसत स्पीड को मैं लिखूंगा फासला बटा वक़्त, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को टी से और एवरेज स्पीड को वी है वी से, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें आप गौर करें तो दो चीज़ों का हमें पता है, एस का और वी का, और एक चीज़ नामालूम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक तरीका का तो ये है कि आप पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, बाद में जिसको मालूम करना है उसको आइसोलेट कर लें। एक ये है कि आप पहले ही जो चीज़ मालूम करनी है उसको आइसोलेट कर लें, अकेला कर लें। तो आप टी को मालूम करना चाहते हैं, टी इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर आके डिवाइड कर देगा। यानी ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी ए वी। आप चाहे तो पहले वैल्यूज़ पुट करके भी आइसोलेट कर सकते हैं। अब एस की वैल्यू आपने लिखी 300, ठीक है, और एवरेज जो है आपकी स्पीड उसकी वैल्यू आपने लिखनी। अगर आप साथ यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए फिर मुश्किल काम हो जाएगा अगर आप हर न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिखेंगे। आप सिर्फ ऐसा यूनिट्स याद रखें, ठीक है, या जिसमें आपको गिवन है वो यूनिट्स याद रखें। और एंड पे जो जैसे टाइम है ना, अब ये सेकंड्स में है तो आपको पता है कि टाइम सेकंड्स में ही आएगा एंड पे, तो एंड पे जाकर 7 यूनिट लिखते हैं। वैसे अगर आप 7 लिखते हैं तो ये देखें मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये एस की पावर -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो सेकंड ही बचेगा, ठीक है। उसके अलावा इसको सिंप्लीफाई करें, 0 0 से कैंसिल, 6 5 टाइम्स 30, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड। ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ना गिवन है आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.2, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर हम उर्दू में स्टेटमेंट को पढ़ें तो कहते हैं कार जो है 72 किलोमीटर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है, ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय कर लेगी। तो यहाँ पे भी फर्ज किया कि हमारे पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये एक स्पीड से जा रही है। स्पीड उसने बताई है, औसत स्पीड कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, ये उसने स्पीड बताई है, ठीक है, और उसने फासला भी बता दिया, डिस्टेंस भी बता दिया 360 किलोमीटर। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने वही टाइम मालूम करना है, वक्त मालूम करना है, हाउ मच टाइम, ठीक है, कितना वक्त लेगी। तो पहले जो चीज़ें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। एक चीज़ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, दूसरी चीज़ हमें गिवन है जी कि एवरेज स्पीड, तो हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस को हमने यानी कि जो फासला है उसको एस से रिप्रेजेंट करना है, और जो एवरेज स्पीड है उसको वी वी यानी कि वेलोसिटी, और नीचे छोटा सा ए वी फॉर एवरेज, इस तरह आपने लिख लिया। अब आपने देखना कि हमने फाइंड क्या करना है टाइम, तो टू फाइंड आप लिख रहे हैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम को। अब यहाँ पे देखें तो यूनिट्स आपस में कंपैटिबल हैं। पहले आपने यूनिट्स को देख लेना कि वो कंपैटिबल हैं या नहीं, एक जैसे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, और ये पर आवर में है, तो हमें इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद ना बोले, ठीक है। अगर यूनिट्स कंपैटिबल हैं तो फिर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं जब तक वो खुद ना बोले। लेकिन अगर कंपैटिबल नहीं है तो फिर आपने ऐसा ही यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है पहले। यहाँ पे हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो फिर वही बात आ गई कि एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने पीछे भी एग्जाम्पल में भी बात की है
कि डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या लें, क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम चलें लिख लेते हैं, ठीक है। उर्दू में आप लिखेंगे कि औसत जो स्पीड है हमारे पास वो किसके इक्वल होगी कि कुल तय करदा फासला, ठीक है, जितना भी आपने फासला तय किया है उसको कुल वक़्त से आपने डिवाइड कर देना, या सिंपली लिख लें फासला बटा वक़्त। हमने फासले को कहा है एस और जो वक़्त है उसको टी, उस लिहाज से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। एस की जगह उसकी वैल्यू लिखें और टी की जगह उसकी, बल्कि टी फाइंड करना है तो बेहतर है कि टी को पहले आइसोलेट कर लें, अगर नहीं तो पहले वैल्यूज़ पुट करके बाद में भी कर सकते हैं आप। मसलन टी इधर डिवाइड कर रहे हो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और एवरेज स्पीड इधर आके डिवाइड कर देगी। तो ये आप इस तरह पहले भी इसको आइसोलेट कर सकते हैं या वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। एस की जगह लिखेंगे उसकी वैल्यू 360 और एवरेज की जगह 72। जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल में भी आपको बताया कि अगर आप यूनिट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मिडिल स्टेप में यूनिट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल काम हो जाएगा। और इस लेवल पे अभी आपने आगाज़ किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, तो आप जो है वो यूनिट्स वगैरह की तरफ ना जाएं। आम तौर पे हम यूनिट्स नहीं लिखते, हम एंड पे जाके जो भी उसका यूनिट बन रहा होता है वो लिख देते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखें किलोमीटर, किलोमीटर से कैंसर h-1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 360 को 72 से आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा 5 और साथ ये h ऊपर जाके माइनस प्लस हो गया था आर्स। या आप अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि यहाँ टाइम आर्स में है तो यहाँ भी आर्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.3, उसको सॉल्व करने से पहले उसकी हम एग्जांपल उससे रिलेटेड एक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 2.4 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, पहले इंग्लिश में रीड आउट करते हैं फिर उर्दू में भी हम इसको पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है जी, प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, कि एक जो प्लेन है वो क्या करता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट पहले, यानी कि रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब कि वो रुका हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है, ये रेस्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा यहाँ पे। आना रनवे, रनवे पे फिर वो स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर बिलो, जैसा कि कहता सामने आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि पहले रेस्ट में है और फिर वो स्टार्ट होके चलना शुरू कर देता है। इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकंड्स अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। इट एक्सेलरेट्स का मतलब है कि वो अपना एक्सेलरेशन जो है बढ़ाना शुरू करता है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी है कि वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी यानी कि चेंज होना स्टार्ट होती है और 20 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है ना वो 252 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कहता है डिटरमिन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, इस दौरान सफ़र यानी जो 20 सेकंड्स का सफ़र है इसके दौरान उसका एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। उर्दू में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है कि एक हवाई जहाज़ रनवे पर रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है, रनवे पर वो किसी एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए 20 सेकंड में 252 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। हवाई जहाज़ का औसत एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। यहाँ पे डायग्राम उसने दी है और डायग्राम में उसने साथ ऊपर कुछ चीज़ें भी मेंशन की हैं। मसलन यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि जब ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, और टी यानी टाइम 0, यानी अभी हमने टाइम स्टार्ट नहीं किया, और 20 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ होगी, जो कि उसने दे दी हुई है कि 252 किलोमीटर पर आवर। यानी वी आई से मुराद है वी आई, आई से मुराद इनिशियल शुरू वाली वेलोसिटी, और वी एफ जो एफ छोटा सा हम नीचे लिखते हैं ना उसका मतलब होता है कि फाइनल, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है वो आपने 0 लेनी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो यहाँ चूँकि वो रेस्ट में था इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपने लिख दिया कि वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ये हमें गिवन है। यहाँ तो उसने डायग्राम दिया है ना एग्जाम्पल में, जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वहाँ उसने इस तरह की डायग्राम्स नहीं दी होंगी, तो वहाँ हमने खुद जो है वो इसको लिखना है। उसके बाद फिर टाइम कितना उसने बताया, 20 सेकंड। अब हम लिख लेते हैं जी टोटल टाइम हमारे पास 20 सेकंड्स का है, ठीक है। और 20 सेकंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी है ना वो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि हमने इंटरवल लिया है 20 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स में हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप लिख देंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है वो 252 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद फिर हमने मालूम क्या करना है, ये हमें गिवन थी 3 चीज़ें,
मालूम हमने एवरेज एक्सेलरेशन करना है, तो वो हम लिख लेते हैं जी कि एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि पहले आप देख लें कि यूनिट्स कंपैटिबल हैं या नहीं। ठीक है, जैसे इसको तो चले हमने खुद लिखा है ना, ये तो हमें गिवन है टाइम 20 सेकंड्स। टाइम किस में गिवन है हमें? 20 सेकंड में। जबकि जो वेलोसिटी उसने फाइनल दी है वो आवर्स में, किलोमीटर पर आवर में, यानी घंटों में है। तो इसका मतलब है ये यूनिट्स कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा है, क्योंकि इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में, सेकंड्स में लेके आना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड जो ऐसा यूनिट है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। तो जब आप बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने 252 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो मीटर में आ जाएगा। अब ये जो h की पावर -1 का मतलब है ना, इसका मतलब होता है ये h डिनोमिनेटर में, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं किलोमीटर ओवर h। तो अब डिनोमिनेटर में 1 घंटे में आपने देखना है, क्योंकि हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में जो आपके पास सेकंड की तादाद होती है वो 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड्स होते हैं। इस बानी आपने चीज़ें याद रखनी है। तो लिहाजा आपने 3600 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो आपने इससे डिवाइड करना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोमीटर की जगह, और पर आवर, क्योंकि ये -1 का मतलब ये डिनोमिनेटर में 3600 आपने लिखा। अब ये आ गया मीटर पर सेकंड, यानी मीटर फी सेकंड में। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये देखें 2 जीरो इससे कैंसिल। ठीक है, तो आप 252 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा 2520, और इसको आपने अब डिवाइड करना 36 से। ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो हम इसको कैलकुलेटर पे ही करते हैं कि 2520 और इसको डिवाइड कर देते हैं 36 से, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 70। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी मीटर में है ना, मीटर पर सेकंड में, वो 70 है। तो पहले आपने यूनिट्स को जो है ना वो कंपैटिबल बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या काम होगा? नेक्स्ट अब आपने देखना है कि हमने क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। ठीक है, तो आपने जो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी में से आपने शुरू वाली इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है, इब्तदाई वेलोसिटी, और उसको फिर डिवाइड कर देना टाइम से, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लिहाजा आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज निकालें तो 20 सेकंड में जो टोटल चेंज आया है, तो वो फाइनल वेलोसिटी में से आप शुरू वाली वेलोसिटी माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी का तो हमें पता है 70, शुरू वाली का भी पता है 0, और टाइम का भी पता है 20। तो ये सारी वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करना, अब देखें 70 में 0 माइनस करें तो क्या आ जाता है 70, नीचे 20 है, ये इससे कैंसिल। 7 को आप 2 से डिवाइड करें तो 3.5 आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट आपने याद रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, मीटर फी सेकंड फी सेकंड। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन निकला है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपने यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे उसमें हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसी ये जो हमारे पास मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा है ना, इसकी जगह ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वही चीज़ें हैं, जब आप वी आई को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि वी एफ माइनस वी आई, और राइट साइड पे एटी रह जाता है, और टी फिर आके इसको डिवाइड करेगा, तो आप देखें वही चीज़ आ जाती है, वही फार्मूला आ जाता है। तो आप चाहे तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। इसी तरह का मिलता जुलता जो है वो न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है। ठीक है, सेम उसी तरह का उसी पैटर्न पे ये होगा, एग्जाम्पल के पैटर्न में। इसमें कहता है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहाँ भी रेस्ट जो है ना आपके लिए एक की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि ट्रक जो है पहले रुका हुआ है, रेस्ट में है, और फिर वो वहाँ से स्टार्ट करता है। तो हमने पहले ही बात की है, जब एक ट्रक रुका हुआ होगा तो उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो आपने 0 लेनी है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर फी घंटा, इन 50 सेकंड्स, यानी 50 सेकंड्स में उसकी स्पीड यकदम 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, काफ़ी जल्दी, यानी ये स्पीड पिकअप करता है। तो आपने इसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसका इस यानी कि जो स्पीड इंक्रीज़ हुई है जितने टाइम में 50 सेकंड में, उसका एक्सेलरेशन कितना जो है वो एवरेज रहा है।
तो इसमें भी हम अगर रफ स्केच बना लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्केच बना रहा हूँ, वरना इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक ट्रक है, रेस्ट की हालत में है। क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है तो इसकी शुरू वाली वेलोसिटी हम कह सकते हैं कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये अचानक समझ लें कोई ड्राइवर काफ़ी जो है वो तेज़ है, उसने 50 सेकंड्स में इतना इसको एक्सेलरेट किया है कि उसकी जो स्पीड है वो अचानक कितनी हो जाती है, यानी धुएँ उड़ा देता है वो, कि 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये स्पीड हो जाती है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये शुरू वाली वेलोसिटी थी, ये हमारी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। और इस दौरान जो टाइम हमें लगा है वो कितना लगा है इस स्पीड पे पहुंचने में, 50 सेकंड। तो हमने एक्सेलरेशन निकालना कि किस एक्सेलरेशन से, एवरेज एक्सेलरेशन से वो जो है वो उसने स्पीड को बढ़ाया। तो यहाँ भी हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन वही, चूँकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 लिखनी है मीटर पर सेकंड। हालांकि उसने जो दूसरी वेलोसिटी दी है वो किलोमीटर में दी है, लेकिन उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने एग्जांपल में किया है। उसकी वजह क्योंकि टाइम सेकंड्स में, तो इसलिए बेहतर है कि इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में लिख लें। तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम जी 50 सेकंड्स है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये डाटा हमें गिवन है। मालूम क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, वो हम लिख लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम ए वी कह लेते हैं, ए वी फॉर एवरेज। तो ये हमने फाइंड करना है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है जैसे एग्जांपल में हमने डिस्कशन की कि यूनिट्स कंपैटिबल होने चाहिए। ये नहीं कि एक यूनिट मीटर में है, किलोमीटर में, एक सेकंड में, एक घंटे में। अब चूँकि टाइम उसने सेकंड्स में दिया है और ये वेलोसिटी का जो टाइम है उसने घंटों में दिया, तो हमें घंटों को सेकंड्स में लाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर उसका जो कंपैटिबल यूनिट है मीटर में लाना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, यानी सबको ले आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर का क्या मतलब है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया पीछे एग्जांपल में भी कि ये जो एच है ना, एच यानी घंटा ऊपर पावर माइनस, इसका मतलब है ये बटे में। एक घंटे में कितने हमारे पास सेकंड्स होंगे, वो 3600 होते हैं। आपने ये जो 3600 है ये डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी बटे के नीचे लिखना है, क्योंकि ये बटे में आएगा। इस तरह हमें इसको करते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर 3600। अब देखें फिर ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी 10 को 98 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा, और जब 900 को आप 36 से कैलकुलेटर पे ही डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड। तो पहले हमने जो यूनिट्स हैं उनको कंपैटिबल कर लिया, ठीक है। कंपैटिबल का मतलब कि सेम उसी तरह मीटर पर सेकंड में ले आए। अब एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया एग्जांपल में कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें चूंकि एवरेज है तो आप समझ लें कि टोटल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा कि फाइनल वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे और उसको टाइम से, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, उसकी जगह लिखेंगे 25, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम 50 था। अब देखें जब 25 में हम माइनस करेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 25, और इसको आपने 50 से डिवाइड करना है। तो 25 को आप चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर ले, 50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5। अब इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन निकला। यहाँ भी चाहे तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी यही चीज़ है, इसी फार्मूला को मॉडिफाई करके इसी फार्मूला को ये इक्वेशन बनी है। तो ये हमारा थर्ड जो है वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, एक गाड़ी जो है वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से पास करती है, गुजरती है, वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जबकि उसकी वेलोसिटी कितनी है जब वो गुजरी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ वो रेस्ट पे नहीं है बल्कि एक वेलोसिटी से गुजरी है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या होता है कि वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ाती है, यूँ कह लें कि वेलोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, तो आपने ये बताना कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उर्दू में एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। एक कार 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है, तब ये 1.5 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं रफ स्केच एक बना के आपको एक्सप्लेन करूं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ,
वरना आपने इसको नहीं बनाना। कि फ़र्ज़ के यहाँ पे जो है वो ग्रीन सिग्नल है, एक गाड़ी आ रही है, अब ग्रीन सिग्नल होने की वजह से वो यहाँ रुकेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे सिग्नल है ना वहाँ पे हमने टाइम स्टार्ट किया, यहाँ पे टाइम हमारा शुरू हो गया, t इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कह रहा है 5 मीटर फी सेकंड है, जब वो वहाँ से ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी शुरू वाली वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ अगर पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे तो हम शुरू वाली वेलोसिटी को 0 ले रहे थे, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ ये है शुरू वाली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर फी सेकंड है, ठीक है। अब जब वो ट्रैफिक सिग्नल से गुजरा तो ड्राइवर ने फिर गाड़ी को ज़्यादा स्पीड अप किया, एक्सेलरेटर को ज़रा दबाया, ठीक है। और किस तरह दबाया, वो एक्सेलरेशन उसने दिया ये, तो उसकी क्या होगी फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। शुरू में तो ये वेलोसिटी है ना यहाँ पे t0 पे, और कितने टाइम के बाद हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, 5 सेकंड के बाद। यानी जब t 5 सेकंड गुजर गए तो हमने बताना है कि उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी t 5 सेकंड में वो कितनी होगी, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसके मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक इस हम क्या करते हैं कि इसका डाटा जो है वो लिख लेते हैं। मसलन गिवन हमें क्या है, पहले तो ये शुरू वाली वेलोसिटी गिवन है, इसको लिखेंगे vi। फिर हमें क्या गिवन है, हमें एक्सेलरेशन गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड। और फिर नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें टाइम का भी उसने बता दिया कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5 सेकंड्स का। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने सारा डाटा लिख लिया। अब पहला काम हम क्या करते हैं, हम पहला काम यही करते हैं कि हमने देखना है हमारे यूनिट्स कंपैटिबल हैं या नहीं, ठीक है। जैसे ये देखें मीटर पर सेकंड है, इसमें भी मीटर और सेकंड आ रहा है, और इसमें भी सेकंड आ रहा है, इसमें इसका मतलब सारे ऐसे यूनिट्स हैं, ठीक है, कंपैटिबल हैं सारे, हमें किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन काम आपने करना है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, आपने क्या करना है एक साइड पे उनको लिख लेना है। जैसे ये मैंने लिख ली है, एक साइड पे लिख ली है, ये तीनों जो इक्वेशन है ना ये लिख ली है। अब इस डाटा को एक दफ़ा घूरना है, यानी कि गौर व फिक्र करना है इस पर, और इन इक्वेशंस पे गौर व फिक्र करना है और देखना कि इनमें से कौन सी इक्वेशन फिट बैठती है हमारे डाटा के मुताबिक। मसलन हमारे पास गिवन क्या है vi, आप देखेंगे कि तीनों इक्वेशंस में vi मौजूद है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में भी vi मौजूद है, सेकंड में भी मौजूद है, और थर्ड में भी मौजूद है। तो उसके बाद फिर देखना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप देखें तो वो भी तीनों इक्वेशंस में आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी तीनों इक्वेशंस में आपको मिलेगा। ये देखें, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अभी हमारे पास तीनों ही इक्वेशन जो है वो फिट बैठ रही है। अब आगे देखें आप क्या होता है, आगे है टाइम। तो टाइम देखें, टाइम सिर्फ पहली 2 इक्वेशंस में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर इरेज करूँ और मार्क करूँ, आप ये देखें, ये टी नज़र आ रहा है, ये भी टी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन में आपको कहीं टी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हम तीसरी इक्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये फिट नहीं बैठती हमारे डाटा पे, इसको क्रॉस कर दें। अब इन दो में मुकाबला है, देख रहे हैं इनमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो फिर आप देखें हमने मालूम क्या करना है, वी एफ देखें तो आपको नज़र आएगा सिर्फ पहली इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वी एफ नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ वी आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरी इक्वेशन भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह जब आप इक्वेशन लिख के डाटा को कंपेयर करेंगे तो आपके लिए आसान होगा ये याद रखना कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है लगेगी। रट्टा नहीं लगाना आपने, ठीक है। डाटा को एनालाइज करना है, उस पर गौर व फिक्र करना है और अपनी इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन हम लगाएंगे। तो हम लगाएंगे यहाँ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे वी एफ तो हमने फाइंड करना है, वी आई हमें गिवन है, ए बी और टी बी, इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ लिखें। वी आई की जगह 5, ए की जगह 1.5 और टी की जगह 5। अब 1.5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 12.5 और साथ आप यूनिट लिख देंगे, चूँकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। 7 यूनिट से घसीटने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप बेसिक लेवल पे हैं, सिंपल रखें चीज़ों को, सिर्फ एंड पे जो यूनिट है ना वो आपने याद रखना है कि वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मैंने क्या लिखना है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया और हमारा जो आंसर है बुक के मुताबिक आ गया। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 2.5। क्वेश्चन 5 में अब हमारे पास मोटरसाइकिल आ गई है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे इन क्वेश्चन में हम गाड़ियाँ ही ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना, मेन कॉन्सेप्ट वो एक जैसा ही है। इसमें स्टेटमेंट है अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, कि एक मोटरसाइकिल है जो पहले किस स्पीड पे जा रही है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उर्दू में लिखा हुआ है एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर
18 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से हरकत करते हुए। एक्सेलरेट जब भी एक्सेलरेट की बात आएगी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड उसकी बढ़ रही है। एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड कि वो जिस एक्सेलरेशन से यानी कि अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है मोटरसाइकिल, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स। तो आपने बताना है कि 10 सेकंड्स में 10 सेकंड्स के बाद जो मोटरसाइकिल है वो कितनी दूर चली जाएगी। पिछले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि उसमें उसने कहा था फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपने, आखिरी स्पीड उसकी 5 सेकंड्स के बाद उसमें था। अब यहाँ 10 सेकंड्स के बाद आपने उसकी स्पीड नहीं बतानी बल्कि ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो उर्दू में भी यही का सब कुछ लिखा है कि 2 मीटर फी सेकंड के यकसा एक्सेलरेशन से हरकत करना शुरू कर देता है। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितना फासला तय करेगा। देखें ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ये मतलब कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना उस पर ही अप्लाई होती हैं और लीनियर मोशन में, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन किया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि यकसा एक्सेलरेशन। तो इसका भी अगर हम रफली एक स्केच बनाएं तो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक बाइकर है, ठीक है, और वो एक स्पीड से जा रहा है, यानी ये रेस्ट से नहीं जा रहा है। जब रेस्ट से जाएगा तो तब शुरू वाली वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ जो उसकी शुरू वाली वेलोसिटी है ना उसने बताई है कि 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये वी आई है। उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड को मज़ीद उसी तरह यानी कि यकसा एक्सेलरेशन से बढ़ाता है, ए इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने बताना है कि यहाँ पे टाइम क्या है 0, यानी जहाँ से हमने टाइम उसका नोट करना स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच को फ़र्ज़ किया ऑन किया, और टाइम 10 सेकंड के बाद हमने बताना है कि उसने ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रैवल कर लिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे फासला, ये कितना ट्रैवल कर लिया। तो अब इसी के मुताबिक हम डाटा पहले लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन ये है जी कि पहले तो शुरू वाली वेलोसिटी उसकी वी आई इब्तदाई वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखें ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए हम पहले दूसरा डाटा लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि उसने एक्सेलरेशन दिया मीटर पर सेकंड में, यानी एक्सेलरेशन में मीटर और सेकंड आ रहा है और इसमें किलोमीटर और घंटा आ रहा है। तो ये यूनिट्स कंपैटिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा उसने टाइम भी देखें सेकंड्स में दिया, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट्स हैं दोनों, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो मालूम करना है हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस भी हम फिर एसआई यूनिट यानी मीटर में ही फाइंड करेंगे। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि पहले ये जो किलोमीटर है, शुरू में भी आपको बताया एक दो न्यूमेरिकल में कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और जब आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने 18 को 1000 से ज़रब दे देनी। अब h-1 का मतलब क्या है कि ये जो है ना किलोमीटर ओवर h है, यानी कि इसकी पावर नीचे आके पॉजिटिव होगी। तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो आपने 3600 से तकसीम करना है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर 3600। अब ये इससे कैंसिल हो गया। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें 180, 180 को फिर 36 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 5 मीटर पर सेकंड आपके पास ये शुरू वाली वेलोसिटी आ गई, यानी ये हमारे पास यूनिट अब एक जैसे हो गए। अब क्या काम करना है, अब मेन टास्क आपका ये है कि आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, और बेहतर यह है कि उनको एक साइड पे आप लिख लें और देखें कि इन तीनों में से कौन सी फिट बैठती है हमारे डाटा के मुताबिक। अब सबसे पहले तो वी आई है, तो वी आई तीनों इक्वेशन में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी देखें आपको नज़र आएगा हर इक्वेशन में मौजूद है। इसका मतलब है अभी तो तीनों पे फिट बैठ रहा है डाटा। लेकिन जब हम देखते हैं टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है वो थर्ड इक्वेशन में नहीं आता। इसका मतलब है इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे डाटा में फिट नहीं बैठती। उसके बाद फिर हमने मालूम करना है एस यानी कि फासला, और पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या मालूम करना था, वी एफ। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि वी एफ सेकेंड इक्वेशन में नहीं आता, तो पहली शुरू की हमने सेलेक्ट की थी। लेकिन यहाँ अब एस फाइंड करना है, और एस फर्स्ट इक्वेशन में नहीं आ रहा, सेकंड में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सी पहली को क्रॉस करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपने एनालाइज कर लेना कि हमारे लिए जो बेस्ट इक्वेशन है वो कौन सी है। तो इसको हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, अब डाटा को इनपुट करना है कि एस तो मालूम करना है, वी आई हमारे पास 5 है, टी कितना है, टी 10 है, इसी तरह फिर एक्सेलरेशन कितना है 2। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनपुट कर दें, ठीक है। अब देखें 10 5 से मल्टीप्लाई होगा ये तो आ जाएगा 50, ये 2 इस 2 से वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, यानी 50 प्लस 100 आएगा,
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फासला यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें मिल गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें फिर हम गाड़ी को चेंज कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह का मिलता जुलता। कहता है अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब वैगन की बात कर रहा है और ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वही सिचुएशन बन गई हमारी पीछे वाली कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और उसको हम कहेंगे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर रेस्ट में होती तो हम ज़ीरो लिखते, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक इसके ऊपर ब्रेक्स लगाई, यानी कोई स्पीड ब्रेकर हो सकता है आगे आ गया हो, या कोई बच्चा या इस तरह की कोई चीज़ आगे आ गई है तो उसने अचानक ब्रेक्स लगाई हैं। ब्रेक्स लगाने के बाद द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब ब्रेक्स लगाने के बाद जब एक स्पीड से गाड़ी आ रही हो तो आपको पता है जब आप ब्रेक्स लगाते हैं अगर फुल भी लगाएंगे तो फिर भी वो गाड़ी यकदम उधर लॉक नहीं होगी, रुकेगी नहीं, कुछ ना कुछ फासला चाहे वो घसीटती हुई जाए आगे तय करेगी। तो कहता है बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले उसने इतना फासला तय कर लिया, ठीक है, यानी कि वो रुकने से पहले 25 मीटर तक चली गई आगे, यानी यहाँ आके वो रुक गई, ठीक है। अब डिटरमिन द एक्सेलेरेशन ऑफ द वैगन। तो वैगन का एक्सेलेरेशन आपने बताना है कि इस दौरान ये जो टाइम है जितना भी लगा है इसके दौरान उसका एक्सेलेरेशन कितना रहा है। अब यहाँ पे देखें स्पीड गाड़ी की कम हो रही है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है जब वो रुक जाएगी तो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि गाड़ी रुक गई है ना फुल, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को आपने लेना ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा है चैप्टर के दौरान। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो यहाँ आपने एक्सेलरेशन समझ लिया, रिटार्डेशन फाइंड करना है और आपका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए जैसे उसने ऊपर दिया भी हुआ है। उर्दू में भी अगर स्टेटमेंट पढ़नी है तो पढ़ लेते हैं। अब वैसे तो मैं सारा एक्सप्लेन कर दिया। एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से दौड़ रही है, तब यकदम ब्रेकें लगाती है, रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है। वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करें। जो डाटा हमें गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले तो वही शुरू वाली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें जो है वो गिवन है ये जो फाइनल वेलोसिटी हमने यानी कि खुद अज्यूम कर ली है क्योंकि वो रुक गई है तो वो कितनी है, ज़ीरो है। और उसके बाद जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 25 मीटर वो हमें पता है। और उसके बाद फिर जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता है। अब पहले वही बात कि यूनिट्स कंपैटिबल होने चाहिए। ये देखें उसने डिस्टेंस मीटर में दिया, या तो ये किलोमीटर में देता तो हम इसको भी फिर किलोमीटर में लिख लेते और इसको भी किलोमीटर में रहने देते, लेकिन नहीं, उसने डिस्टेंस क्या दिया, मीटर में। तो हमें इसको भी ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी आपको बताया 1000। तो आपने जब बड़े यूनिट से छोटे में जाना तो मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो h की पावर -1 है इसका मतलब क्या है, ये बटे में है, बटे के नीचे। तो बटे के नीचे 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600, क्योंकि अब हमने इसको ऐसा यूनिट में लाना है, सेकंड्स में आना चाहिए। तो 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं VI इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर 30 600। ये 2 जीरो इसे कैंसिल। अब 54 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, और इसको 36 से आप कैलकुलेटर पे ही डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब ये सारा काम कर लिया। नेक्स्ट काम क्या है कि आपने एक साइड पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे और ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे। ज़्यादा पेपर में भी बैठे हैं तो एक साइड पे लिख लेनी है। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे इस डाटा के मुताबिक फिट बैठती है, तो वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे। यहाँ पे VI पहले गिवन है तो VI तीनों इक्वेशन में आ रहा है। उसके बाद फिर VF है, VF आप देखें तो सेकंड इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में VF का कोई काम नहीं है, तो लिहाजा हम इसको क्रॉस कर देते हैं। एक इक्वेशन गई, अब इन दो में मुकाबला है, देखते हैं इन दोनों में कौन जीतता है। फिर कहता है S 25 मीटर, तो S पहली इक्वेशन में आ ही नहीं रहा, क्या आ रहा है, नहीं, इक्वेशन कौन सी में आ रहा है, तीसरी में, इसका मतलब पहले भी गई, तो हमें पता चल गया कि हमने तीसरी इक्वेशन यूज़ करनी है। फिर आपने देख लेना कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या एक्सेलरेशन तीसरी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो लिहाजा हम तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमने इक्वेशन का इंतखाब कर लिया। अब डाटा लिखना है सिर्फ 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है S कितना है 25, VF 0 और VI हमारे पास कितना है 15, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है।
या आप यूँ भी कह सकते हैं कि डाटा लिखने से पहले आप एक्सेलरेशन को आइसोलेट भी कर सकते हैं। ए को आइसोलेट करना चाहते हैं ना, दोनों तरीके दुरुस्त हैं कि वैल्यूज़ पुट करके ए को आइसोलेट कर लें या पहले ही कर लें कि आप ये 2s है ना, हमने ये फाइंड करना है ए, ठीक है, तो 2s इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों बातें दुरुस्त हैं। अब डाटा लिख देते हैं हम, VF की जगह 0, VI की जगह 15, ऊपर स्क्वायर भी है, इस बात का ख्याल रखना है, और 2s की जगह 25 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, ठीक है, और इसके बाद 2 को 25 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और ये साथ माइनस रहेगा क्योंकि ये आना था ना 0 - 225, और 0 में जब आप 225 माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा। अब इसको आप माइनस तो साथ ही रहेगा, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे आपके पास -4.5 मीटर पर सेकंड इसका सा यूनिट लिखते हैं। ये एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं, वो हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें पहले 2 एग्जांपल्स उससे रिलेटेड देखनी पड़ेंगी। देखते हैं हम इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 2.5। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं उनको करने के लिए हमें पहले फ्री फॉल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना होगा, और उसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे फर्ज किया बॉल है, इसको आपने पकड़ा हुआ है, इसको ड्रॉप करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है, आपने एक पर्टिकुलर हाइट से इसको ड्रॉप किया है, तो जब तक आपने इसको पकड़ा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको छोड़ा है तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे मूव करके आएगा, तो इसका मतलब है जब आपने इसको छोड़ा है तो उस वक्त जो शुरू में इसकी वेलोसिटी है ना वो 0 होगी, क्योंकि अभी आपने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो आपने उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है ना वो 0 लेनी है, पहली बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जब आपने इसको छोड़ दिया है तो ये क्या होगा, ये ग्रेविटी ज़मीन की यानी कि कशिश की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो वैसे तो 9.81 समथिंग है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए यानी कि इस लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इसको आपने लेना 10, और ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी, ये गिवन नहीं होगी, ये आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब बॉल आपने छोड़ी है, नीचे आके जब ज़मीन को टकराएगी तो वहाँ आके वो रुक जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप बॉल को छोड़ते हैं तो वो एक तो आती है वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये जो जी की वैल्यू यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी यूनिफॉर्म होता है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसके ऊपर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में की है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि जहाँ एक्सेलरेशन है ए, उसकी जगह आपने जी लिख लेना है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए इसमें भी जी आ जाएगा, इसमें भी जी आ जाएगा। और दूसरा चूंकि ये मतलब ऊंचाई है, हाइट है, एक होता तो ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन हम इसको बेहतर है कि जो है वो एक लेटर एच से रिप्रेजेंट करें, यानी हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करें, एच से, ठीक है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ आपको एस नज़र आ रहा है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड में, वहाँ आप एच लिख देंगे, यानी कुछ इस तरह से हम इक्वेशंस को मॉडिफाई कर देंगे। एक तो ए जहाँ पे भी है वहाँ जी लिख दिया, और दूसरा जहाँ एस है वहाँ हमने एच लिख दिया। इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि जब एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो आपने जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब बॉडी को आपने छोड़ा है ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तभी होता है जब एक बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड जो है वो बढ़ रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जब एक बॉडी को छोड़ा है, वो नीचे की तरफ आ रही है, ज़मीन भी उसको अपनी तरफ खींच रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। इसके बाद यूँ भी हो सकता है कि आप एक बॉडी को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो फेंकें, ठीक है, जैसे कोई शॉट लगाइए बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंके, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम अपनी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहाँ थोड़ी देर के लिए जो है ना वो ऑब्जेक्ट रुकती है, ठीक है, समझ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, वो रुक के फिर वापस आती है, ठीक है। तो जब वो रुकेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपने लेनी है, यानी जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकना है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी लेनी है वो आपने 0 लेनी है। अब नीचे से आ रहा है, आपने किसी फोर्स से फेंका है, किसी वेलोसिटी से फेंका है, वो कोई भी वेलोसिटी होगी वो आपको गिवन होगी। उसके बाद चूंकि ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है बॉडी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है,
तभी जाके ज़ीरो होगी ना, ऐसा ऐसा कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव जी एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो आपने जी की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होगी यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होगी, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है आपने क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी था, इनको आपको पता होना चाहिए, फिर ही हम आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें माइंड में रखनी है। अब जो जो एग्जांपल है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में देखें, कहते हैं एन आयरन बॉब, एक लोहे का गोला है, उर्दू में भी इधर लिखा है लोहे का गोला है, ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। वो एक टावर से जब ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करना और थ्रो करना में फ़र्क होता है। ड्रॉप का मतलब है आप सिर्फ छोड़ते हैं, उसको कोई फोर्स नहीं देते, वो ग्रेविटी की वजह से खुद नीचे आएगा। एक होता है थ्रो करना, कि आप एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ उसको फेंकते हैं। तो ये आप जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इस तरह की चीज़ें। अभी सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि जब ड्रॉप किया तो इसका मतलब है कि उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकंड, वो जो 4 सेकंड में ज़मीन में पहुंच जाता है। फ़र्ज़ किया ये आपके पास एक गोला है, ठीक है, लोहे का, और ये ग्राउंड है हमारे पास नीचे, तो हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया। तो यहाँ से जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी होगी ना, वो हम लेंगे 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी आस्ते आस्ते इंक्रीज होगी, तो इसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव होगा, वो आपने पॉजिटिव लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फिर कहता है ये जो टोटल टाइम ले रहा है नीचे जाने के लिए, ये कितना ले रहा है, ये ले रहा है जी आपके पास 4 सेकंड। तो आपने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहली जो बात कर रहा है, कह रहा है आपने फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि ये फर्ज कर ले टावर के ऊपर था ना, तो उस टावर की आपने ये जो हाइट है ना, ये फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी, एच। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ये बॉल आके ग्राउंड को टकराएगी, तो टकराने से समझ लें कुछ मिली सेकंड पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है, क्योंकि जब वो टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हम इसका डाटा लिख रहे थे, डाटे में हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो वैसे तो उसने हमें देखें ओवरऑल देखें तो एक ही वैल्यू गिवन है टाइम की, लेकिन दूसरी वैल्यूज़ हमने खुद लिखनी है कि चूंकि इसको ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इसके अलावा जो टाइम उसने बताया 4 सेकंड्स, और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो ज़बानी याद रखना, चूंकि नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हमने पॉजिटिव लेना। ठीक है, अब फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो फाइंड करना हमने हाइट, कि हाइट कितनी है, और दूसरा टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इस 4 सेकंड में 4 सेकंड के एंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी के क्या होगी, यानी कि यहाँ पे टाइम 0 है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और जब टकराने से पहले टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फिर वही बात, आपने डाटा पहले देख लेना, यूनिट्स कंपैटिबल है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर सेकंड और ये भी सेकंड में है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद अब आपने इन इक्वेशंस पे गौर करना है। ठीक है, कौन सी इक्वेशंस, ये वाली जो बाद में मैंने नीचे लिखी है, सिर्फ एक चेंज किया जी, जी की जगह ए की जगह जी लिख दिया और एस की जगह एच लिख दिया, बाकी और कोई नया चेंज नहीं है। अब देखना कि ये डाटा किस इक्वेशन के मुताबिक फिट बैठता है। अगर तो आप पहले एच फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं, आप चाहे तो पहले वी एफ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरतीब से चलेंगे जिस तरह हमें उसने क्वेश्चन पूछे हुए। अगर आप पहले एच फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं तो देखें वी आई जो तीनों में है, वी आई हमारे पास तीनों इक्वेशंस में है। जो टी है ना, टी भी हमारे पास दो पहली इक्वेशंस में है, तीसरी में नहीं है, तो हम तीसरी को क्रॉस कर सकते हैं, यानी तीसरी को हम यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे डाटा के मुताबिक नहीं। और जी, जी तो वैसे तीनों में है। अब पहली दो में मुकाबला है, उसके लिए हमने देखना, हमने फाइंड करना है एच। एच जो है पहली इक्वेशन में नहीं आता, तो इसका मतलब हम पहली इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब एच फाइंड करना है, वी आई की जगह 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टी की जगह 4, इसके बाद 1/2, जी की जगह 10 पॉजिटिव लेना है क्योंकि नीचे की तरफ बॉल आ रही थी, और टी क्या है 4, दोबारा लिख दिया। ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 5, और 4 टाइम्स 16 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। तो 0 + 80 मीटर हमें हाइट मिल गई कि ये इसकी हाइट है। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है बी पार्ट यानी कि वी एफ। तो वी एफ के लिए अब वही बात कि पहले तो तीसरी इक्वेशन को तो हमने रद्द कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि पहली और दूसरी में से कौन सी हमने लगानी है।
यहाँ पे हमने चूँकि वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ जो है वो सेकंड इक्वेशन में नहीं आता, पहली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो एनालाइज कर लेना। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वी आई की वैल्यू वही 0, जी टी 10 और टी की हमारे पास है 4। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा 40। तो 40 मीटर पर सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, जब आप वी एफ फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए आप तीसरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एच फाइंड कर चुके हैं। इस इक्वेशन में देखें हमारे पास जी भी होगा, एच भी हमने फाइंड कर लिया, वी एफ हमने मालूम करना, वी आई हमें पता है 0 है। तो हम तीसरी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप जो गिवन डाटा है ना उसके मुताबिक ही चलें। उसकी वजह हो सकता है कि आपने ये वैल्यू फाइंड गलत की हो, कोई गलती करके हो यहाँ। तो जब आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है, तीसरी इक्वेशन में एच को, तो वो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक ही लेके चलें। उसका ये फ़ायदा होगा, अगर अल्लाह ना करे पीछे को गलती हो गई है तो आपका कम से कम ये वाला पार्ट जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके इसी तरह की बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.7। 2.7 में कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अब एक पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, उसको जो है वो फेंका गया है एक हाइट से जिसकी जो उसने बताई है 45 मीटर, यानी कि एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो ये ज़मीन में पहुंचने में कितना वक्त लेगा, ये उर्दू में भी लिखा है, ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा। पहली चीज़ आपने ये मालूम करनी। दूसरी कहता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हिट करने से बिल्कुल समझ कुछ नैनो सेकंड पहले उसकी जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बिल्कुल पीछे वाली सिचुएशन है जो हमने एग्जांपल में की है, सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमने मालूम करना था हाइट, यहाँ पे हाइट उसने खुद दे दी है, और टाइम वहाँ गिवन था, यहाँ हमने टाइम मालूम करना है। तो ये कुछ चेंजेस आ गई हैं। तो फर्ज किया ये हमारे पास एक पत्थर है, टुकड़ा है, राउंड है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। तो इसको हम ड्रॉप करते हैं। जब ड्रॉप करेंगे तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इसको आपने पकड़ा हुआ है, फ़र्ज़ किया, तो ये अभी रेस्ट में है, तो शुरू वाली जो वेलोसिटी है इसकी क्या होगी 0। ठीक है, अब ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद ये ज़मीन की तरफ आया, और इसकी ये जो हाइट है, हाइट उसने खुद बता दी कितनी है 45 मीटर, कि कितना उसने यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है टाइम, कि टाइम ये कितना लगा हमें, और दूसरा ज़मीन से हिट करने से थोड़ी देर पहले, मामूली सा पहले, इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा जो हमें है उसके मुताबिक हम लिख लेते हैं कि पहले वही, ये तो हमने खुद ही मतलब इंटरप्रेट किया है ना कि शुरू वाली वेलोसिटी 0 होगी। तो अब लिखेंगे वी आई हमारे पास 0 है। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे तो शुरू वाली वेलोसिटी आपने 0 लेनी है। उसके बाद फिर हमें हाइट का पता है, हाइट हमने लिख ली 45 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें जी का भी पता है। अब देखें चूँकि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो जब नीचे की तरफ आ रही तो इसका यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू को पॉजिटिव लेना, या सादा अल्फाज में याद रखना है कि जब भी बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो हमने वैल्यू जो है वो जी की वो पॉजिटिव लेनी है। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टाइम फाइंड करना है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसमें देखें यूनिट्स कंपैटिबल है, मीटर और सेकंड्स में ही सारा डाटा है हमें। उसके बाद आपने देख लेना है कि वही जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको आप एक मतलब साइड पे लिख लें। अगर आप पेपर में भी बैठे हैं, जब ये चेंज कर लें, चूँकि अब ग्रेविटी आ गई है, तो ग्रेविटी के लिए आपने फिर एक ही जगह जी लिख देना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी तरह एस की जगह एच लिख देंगे। तो जब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होंगे, उनको एक साइड पे आप लिख लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने उसके मुताबिक काम करना है, यानी डाटा को कंपेयर करना है कि किस इक्वेशन में हमारा ये डाटा फिट बैठता है, उसको हम जो है वो यूज़ करें। फर्स्ट किया पहले आपने टी को फाइंड करना है, टाइम को। ठीक है, तो पहले देखें वी आई तो तीनों इक्वेशन में आ रहा है, यहाँ से तो नहीं हमें पता चलेगा कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। एच 45 है, एच पहली इक्वेशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब हम पहली इक्वेशन को क्रॉस कर दें। अब दूसरी और तीसरी में मुकाबला है, ठीक है, तो उसके लिए जी वो दोनों में आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में भी आ रहा है, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, टाइम। तो टाइम जो है वो तीसरी में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन जीती है, जीती है जी सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लिख देते हैं हम एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। एच की वैल्यू गिवन है, वो आप लिखें कितनी है 45,
वी आई 0 है, टी हमने मालूम करना है, और जी की जगह भी 10 पॉजिटिव क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। अब देखें 45 है, 0 टी से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 और 5t² यानी 0t प्लस 5t² आ जाएगा, या यूँ कह लें कि 5t² ही आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। उसके बाद हमने टी को फाइंड करना है, 5 उधर जाके 45 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेटर पे है क्या करना है, वैसे ही आपको पता है 5 9 टाइम्स 45 होता है, तो t² आपके पास आ गया 9। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूल लें। वैसे तो जब हम स्क्वायर रूल लेते हैं दोनों तरफ साथ प्लस माइनस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ टी क्या है, टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दें, तो ये इससे कैंसिल, तो टी आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 3, तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेकंड, तो ये हमें टाइम मिल गया, ठीक है, हमारा आंसर ठीक आ गया। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो डाटा में वही उसी तरह आपने कंपेयर करना है इन तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1। इसमें चूंकि एच आ रहा है तो एक तो हमने पहले ही निकाल दी थी ना, यानी कि एच आ रहा है, तो एच यानी कि किस में आ रहा है, पहली में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको हमने पहले ही निकाल दिया था। उसके बाद फिर हमने दूसरी और तीसरी का मुकाबला कराया था, लेकिन यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ। तो वी एफ के लिए फिर हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए, तीसरी इक्वेशन क्या है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन यहाँ चूंकि हम टी फाइंड कर चुके हैं तो हम पहली भी यूज़ कर सकते हैं, पहली इक्वेशन यहाँ यूज़ करना आसान रहेगा क्योंकि हम टी फाइंड कर चुके हैं, दूसरी इक्वेशन ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया कि मे बी हो सकता है कि आपने ये टी की वैल्यू गलत फाइंड की हो, तो फिर जब आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे तो आप जो है वो अगला पार्ट भी गलत कर देंगे। इसलिए बेहतर ये होता है कि जो डाटा आपको गिवन है उसके मुताबिक चलें, तो उससे आपका काम ज़रा आसान रहेगा। मसलन मैं लिखता हूँ कि जी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब 2g की वैल्यू 10, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है 45। उसके बाद वी एफ हमने फाइंड करना है, और वी आई कितना है 0 का स्क्वेयर। अब इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 450 मल्टीप्लाई बाई 2 900, तो 900 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब हमें दोनों तरफ स्क्वेयर रूल लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये स्क्वेयर ख़त्म हो जाए। और यहाँ भी आप प्लस माइनस यूज़ करते हैं जब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जी को हमें पॉजिटिव लिया, नीचे जैसे जाएगी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो वो पॉजिटिव होती है, इसलिए आप नेगेटिव को यहाँ भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30, तो वी एफ आपके पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड। एक तो ये तरीका है कि आपने टी को इस्तेमाल नहीं किया जो बाद में वैल्यू फाइंड की है, तो जो डाटा आपके पास मौजूद था ना ओरिजिनल, उसको इस्तेमाल किया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मसलन आपको कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो टी है बिल्कुल दुरुस्त फाइंड किया, तो आप देखें कि आपका फिर काम ज़रा आसान हो जाएगा अगर आप पहली इक्वेशन यूज़ कर लें, ठीक है। पहली इक्वेशन में क्या है कि उसमें कैलकुलेशन ज़रा कम हो जाएगी, वी आई की जगह आप लिखेंगे 0, जी की जगह 10 और पी की जगह 3, तो ये मल्टीप्लाई करें तो देखें ये काम ज़रा आसान रहा है हमारा। पिछले जब थर्ड इक्वेशन यूज़ किया तो वो ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बेहतर है फिर आप पहली इक्वेशन ही यूज़ कर लें। लेकिन सजेशन वही है कि कोशिश किया करें कि जो डाटा गिवन है उसके वही लेके चलें, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, ठीक है, और अगर गलती हो जाए तो फिर अगला पार्ट भी गलत हो जाता है। अब देखते हैं हम इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कि एक गाड़ी है, कार है, जो 10 किलोमीटर का सफ़र करती है और उसकी एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। जब एवरेज वेलोसिटी की बात आती है तो फिर आपने वेलोसिटी शुरू वाली यानी कि इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी की फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ एवरेज वेलोसिटी को ही देखना। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फिर उसी डायरेक्शन में वो सफ़र करती है थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। डाइवर्जन का मतलब होता है मुतबादल रास्ता। फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, और ये उसने 10 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ से वो मुतबादल रास्ता इस तरह, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाती है, इस तरह फ़र्ज़ किया
और अगला जो है वो 0.8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने किस स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी से ट्रैवल किया। डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब ये जो टोटल सफ़र है ना, कुल सफ़र, इसकी एवरेज वेलोसिटी आपने निकालनी है। उसने जो एवरेज वेलोसिटी बताई है वो उसने डिफरेंट पार्ट्स में बताई है, तो हमने टोटल जो डिस्टेंस है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ आपने ये गलती नहीं करनी कि जी पहला जो हिस्सा है उसकी एवरेज वेलोसिटी और जो दूसरा हिस्सा है उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम आपस में ऐड करें और फिर उसका हाफ कर लें तो हमें जो है वो टोटल जो मतलब कि जर्नी है सफ़र उसकी एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। नहीं, आपने एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी, मैं इधर लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड क्या लें या वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस, कि जितना भी डिस्टेंस होता है ना टोटल, उसको हमने डिवाइड करना होता है टोटल टाइम से। ठीक है, टोटल टाइम से। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला के मुताबिक हमने चलना है। अब टोटल डिस्टेंस का तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि पहला जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है और अगला डिस्टेंस 0.8 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस का तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन टाइम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, जहाँ उसने एवरेज वेलोसिटी बताई है टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो हमें पहले टाइम निकालना होगा। टोटल टाइम के लिए पहला जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो हिस्सा है उसका अलहदा टाइम निकालना होगा, अगला जो हिस्सा है उसका अलहदा टाइम निकालना होगा, फिर दोनों के टाइम को ऐड करेंगे और फिर जब टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक पहला जो डिस्टेंस है उसे चले हम S1 कह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो डिस्टेंस हमने लिखने तो एक को S1 कह लेते हैं 10 किलोमीटर, और पहली जो वेलोसिटी है पहले हिस्से की उसको V1 कह लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है उसको S2 कह लेते हैं और दूसरे हिस्से की जो वेलोसिटी है उसे V2 कह लेते हैं। ये हमें गिवन डाटा है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी कि टोटल मतलब जो जर्नी है उसकी एवरेज वेलोसिटी VAV कह लें, तो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे पहला काम हमने देखना है कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो कंपैटिबल हैं या नहीं। देखें, ये जो वेलोसिटी है उसने मीटर पर सेकंड में दी है, जबकि जो हमें डिस्टेंस है उसने किलोमीटर में दिया है। तो हमें पहले इन्हें मीटर्स में करना पड़ेगा। तो मीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 10 को जब आप 1000 से ज़रब देंगे तो ये 10,000 यानी कि 10,000 मीटर आ जाएगी। इसी तरह 0.8 को भी जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 मीटर आ जाएगा। इस तरह आपने पहले इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर तो हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस, लेकिन मसला है टोटल टाइम का। तो पहला जो जर्नी है, पहला जो हिस्सा है उसका टाइम हम अलहदा निकालेंगे और अगले का अलहदा। तो उसके लिए फार्मूला हमने शुरू वाले 1-2 न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था कि एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी S/T। तो यहाँ पे चूँकि हमने बात करनी है V1 की, तो इसको मैं V1 कहूँगा और डिस्टेंस को S1 कहूँगा और T को T1 कहूँगा। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसके लिए आप फार्मूला इस तरह लिख लेंगे, V2 इज़ इक्वल टू S2 ओवर T2, इस तरह। तो हम फार्मूले लिखते हैं पहले पार्ट के लिए कि इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ इसको क्योंकि हमने T1 निकालना है ना टाइम, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए। काम हम पीछे करके आ चुके हैं इसलिए ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जा रहा, इसलिए डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया कि T1 निकालना है ना टाइम 1, तो S1 यानी कि ये टाइम 1 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर जाके डिवाइड कर देगा। तो ये फार्मूला इस तरह आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो S1 की जगह लिखेंगे 10,000 और V1 की जगह 20, ये 0 से कैंसिल, और जब बाकी 1000 बचा इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, तो T1 आ गया 500 सेकंड। इसी तरह दूसरे हिस्से का भी टाइम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि S2 ओवर V2, S2 हमारे पास है 800, उसको डिवाइड किया V2 यानी 4 से, तो 4 2 टाइम्स 8, साथ दो मतलब दोनों जो जीरो हैं वो आ गए, तो T2 आ गया 200 सेकंड। इसका मतलब हमें टाइम मिल गया दोनों पार्ट्स का। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम के लिए आप लिख लें, पहले चलें डिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल, के दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें, 10,000 प्लस 800, तो ये आ जाता है 10,800 मीटर। अब टोटल टाइम के लिए दोनों टाइम्स को ऐड करें, T1 हमने निकाला है 500 और T2 निकाला है 200, तो ये आ जाता है 700। अब इस फार्मूला के मुताबिक आपने चलना है कि टोटल टाइम को यानी कि S को से कह लें, उसको टोटल जो डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास S आया 10,800 और टोटल टाइम आया 700, ये 2 0 इसे कैंसिल। अब 108 को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 15 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 15.4 मीटर पर सेकंड
आपके पास जो है वो पूरे जो सफ़र है उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 2.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 2.9 बिल्कुल न्यूमेरिकल 2.7 की तरह का ही है, और इसी तरह की एक एग्जांपल हमने 2.5 भी की थी, तो उनसे मिलता जुलता ये न्यूमेरिकल है। इसको हम देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। यहाँ भी एक बॉल की ही वो बात कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉल है जो टावर के ऊपर पड़ी हुई है, और इसको हमने इस तरह ड्रॉप किया है, ठीक है, ज़मीन की तरफ। ये फ़र्ज़ की अर्थ है, इसकी तरफ हमने ड्रॉप किया। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड। और बॉल को कितना वक्त लगता है इस ग्राउंड में पहुंचने में? वो कहता है 5 सेकंड लगते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने ये जो टावर है इसकी एक तो हाइट फाइंड करनी है, जो भी जितनी भी बनती है हाइट एच उसे कह लेते हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। दूसरा वो कह रहा है जी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो टकराने से समझ है कुछ नैनो सेकंड्स पहले आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। उर्दू में भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक गेंद किसी टावर पर से गिराया जाता है, गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, 5 सेकंड लेता है। टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो पीछे भी हमने बात की थी कि जब आप किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे एक पर्टिकुलर हाइट से, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो, क्योंकि शुरू में वो रेस्ट में है, ज़ीरो आपने लेनी, ठीक है। और जब बॉल नीचे की तरफ या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही होती है, तो उसका जो ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन है, वो पॉजिटिव होगा। तो जी आपने पॉजिटिव लेना, ठीक है, दो चीज़ें होगी। तो इसी के मुताबिक अब हमने डाटा लिखना। डाटा में देखें हमें सिर्फ टाइम का पता है कि टाइम 5 सेकंड है। बाकी ये इनिशियल वेलोसिटी हो जो जी की वैल्यू है ये हमें खुद जो है वो लिखनी है। तो लिखते हैं जी, हमें गिवन क्या है? गिवन ये है जी कि वी आई 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो 5 सेकंड है जो उसने बताया हुआ है, और जो जी की वैल्यू हमने ज़बानी लिखनी है 10, और यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है, एक तो हाइट फाइंड करनी है कितनी है टावर की, और दूसरा हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है बॉल की ज़मीन से टकराते वक्त। ठीक हो गया। तो पहला काम आप देख लें कि हमारे यूनिट्स कंपैटिबल हैं या नहीं। देखिए मीटर पर सेकंड, सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड, इसका मतलब है ये कंपैटिबल है, कोई यूनिट हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन काम है कि आपने तीनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको एक साइड पे लिख लेना, और इस डाटा को देखना कि इसमें इन इक्वेशन में से किस पे फिट बैठता है, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया। क्या किया कि जहाँ एक्सेलरेशन था वहाँ जी लिख दिया, और जहाँ एस था वहाँ एच लिख दिया। अब वी आई तो सब में है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी भी हमारे पास पहली दो इक्वेशन में है, तीसरी में नहीं है, तो हम तीसरी को कैंसिल कर देंगे। तो पहली और दूसरी में मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है। तो जी दोनों में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखना, अगर आप एच फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं तो एच किस में आता है? एच फर्स्ट इक्वेशन में नहीं आता बल्कि सेकंड में आता है। इसका मतलब है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और पहली को क्रॉस कर देंगे। आप चाहे तो पहले वी एफ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम उसी तरतीब से चलेंगे जिस तरतीब से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसमें तब्दीली करके एस की जगह एच और ए की जगह जी। वी आई 0 और टी की वैल्यू 5, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करें, और जी की जगह 10 और टी की जगह फिर 5 ऊपर स्क्वेयर। ये तो देखें ये एक्सप्रेशन इतना इतना 0 हो जाएगा। ये 2 इसको सिंप्लीफाई करेगा 5। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 125। तो एच हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 0 + 125। इसको ऐड करेंगे तो 125 मीटर आ गया। ये हमें एच की वैल्यू मिल गई, यानी हाइट मिल गई। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है वी एफ, ठीक है। तो वी एफ के लिए तीसरी इक्वेशन तो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ टी की बना, टी तीसरी में नहीं आता, तो पहली दो में ही मुकाबला हम करेंगे। अब यहाँ पे हमने वी एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो वी एफ किस में आता है? पहली में, तीसरी में नहीं आता। तो हम पहली इक्वेशन को ले लेंगे और जो दूसरी है उसको क्रॉस कर देंगे। तीसरी तो हम पहले क्रॉस कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और इसमें भी वैल्यू पुट करें। वी आई की जगह 0, जी की जगह 10, और टी की जगह हमारे पास क्या है? टी हमारे पास 5 है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आही न्यूमेरिकल करने से पहले हमारे पास एक एग्जांपल है 2.6, उसको कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं आही। एग्जांपल 2.6 जो कि लास्ट एग्जांपल है, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड।
कि एक तीर है जिसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ यानी कि थ्रो किया गया है विद दी हेल्प ऑफ अ बो, कमान की मदद से। फर्ज किया कि ये हमारे पास एक कमान है और उसमें एक तीर है और इसको इस तरह बिल्कुल सीधा वर्टिकली यानी कि इस तरह ऊपर की तरफ फेंका गया है, बिल्कुल सीधा। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एरो व्हेन इट लीव्स द बो, यानी कि जब ये बो को छोड़ता है, कमान को छोड़ता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या होगी, ये इसकी शुरू वाली वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसको छोड़ा गया है ऊपर की तरफ, तो शुरू में जो इसकी वेलोसिटी है यानी वी आई वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है। और जहाँ पे जाए मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँचेगा ना, बल्कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी यहाँ थोड़ी देर के लिए ये रुकेगा और रुक के वापस आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी लेनी है अब ज़ीरो। तो ये शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब आप कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ तो उसकी शुरू वाली वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है आपके लिए कि चूंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आपने नेगेटिव लेना है। तो जब भी आप ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही होगी तो याद रखना है उसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो फिर आपने पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ हमने -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है इसको। ठीक है। आगे कहता है डिटरमिन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो आपने वो टाइम बताना है कि कितना टाइम इसको लगा है यहाँ से अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने पे, यानी कि जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो। इसके अलावा ये जो इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है यानी टोटल हाइट है जो इसकी, ये भी हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब अगर आप ओवरऑल डाटा में देखें तो हमें सिर्फ वी आई उसने डायरेक्टली गिवन है, बाकी चीज़ें हमने जो है वो खुद इंटरप्रेट की हैं। तो हम गिवन डाटा लिखते हैं जी कि हमारे पास जो वी आई है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, और उसके बाद जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ जब कोई चीज़ जा रही होगी तो उसको नेगेटिव लेना है, 10 मीटर पर सेकंड। और क्यों नेगेटिव लेना है उसकी वजह भी आपको बता दी है कि जैसे जैसे ऊपर चीज़ जा रही है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वेलोसिटी कम हो रही है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन भी कहते हैं। अब जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें दो चीज़ें, एक तो टाइम और दूसरा हाइट। पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो उससे भी पहले देख लें कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो कंपैटिबल हैं या नहीं। देखें मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है यूनिट्स किसी को भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने लिख लेनी है एक साइड पे इस तरह। ठीक है। और डाटा को कंपेयर करना है इनके साथ और देखना है कि कौन सी इक्वेशन इस डाटा के मुताबिक फिट बैठेगी। वी आई है पहले, वी आई तीनों इक्वेशन में है। ठीक है। उसके बाद वी एफ जो है ना वो सेकंड इक्वेशन में नहीं आता, तो सेकंड को आप क्रॉस कर दें। ठीक है। इसका काम हमारा ख़त्म। अब पहली और तीसरी में मुकाबला है, तो जी दोनों में आएगा। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है पहले टाइम फाइंड करने के लिए देखें टाइम तीसरी इक्वेशन में नहीं आता, टी वो पहली में ही आता है। इसका मतलब तीसरी भी गई, तो पहली इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। तो लिख लेते हैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो अब वैल्यूज़ इसकी लिखते हैं इसमें, मतलब वी एफ 0 है, वी आई 30 है, और जी की जगह देखें मैंने -10 लिखूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और टी हमने फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम, -10 टी को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, यानी टी को आइसोलेट करने के लिए। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर आ गया 30। अब 10 जाके 30 को डिवाइड करेगा, तो यानी हमारे पास आएगा टी इज़ इक्वल टू 30/10। तो ये कितना आ जाएगा, 3 सिंप्लीफाई होके। तो टी हमारे पास 3 सेकंड आ गया, कि 3 सेकंड उसे लगेंगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इस वेलोसिटी के साथ। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, एच। तो एच के लिए वही काम हम करेंगे दोबारा से कि वी आई तीनों इक्वेशन में आता है, वी एफ जो है वो सेकंड इक्वेशन में नहीं आता, तो इसको क्रॉस कर दिया। अब पहली और तीसरी में ही मुकाबला है, और जी पहली में भी आता है, तीसरी में भी आता है, लेकिन हमने फाइंड करना है एच पहली इक्वेशन में नहीं आता, तो पहली को भी क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब है हम तीसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन के लिए हमने वही फार्मूला जो गिवन है वो लिख लिया। ठीक है। अब इसमें जी नेगेटिव -10 आएगा, एच फाइंड करना है, वी एफ की जगह 0 और वी आई की जगह 30।
तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, पहले भी पुट कर सकते हैं या यूँ भी कर सकते हैं कि जिसको फाइंड करना होता है उसको आइसोलेट कर लें। दोनों तरीके दुरुस्त हैं कि पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, बाद में सिंप्लीफाई कर लें, या पहले ही आप जिसको फाइंड करना है उसको आइसोलेट कर लें। 2g इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड कर देगा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें, तो 0 -30 का स्क्वायर 2 इंटू -10 आप पुट करेंगे तो देखें 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, -30 का स्क्वायर -900 आ जाएगा, और नीचे 2 -10 से मल्टीप्लाई होकर -20 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा -900 और -20, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, बाकी 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो h हमारे पास आ गया 45 मीटर। इस तरह देखें हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब चलते हैं जी हम इस एक्सरसाइज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल 2.10 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का, वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट है जी कि अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रेवल्स द स्ट्रेट अप इन द एयर। कि एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास, क्रिकेट बॉल पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा इससे वाकिफ़ है। उसको इतनी ज़ोर से हिट किया गया है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट अप इन द एयर, कि बिल्कुल सीधा हवा में ऊपर की तरफ जाती है। फ़र्ज़ किया ये एक बैट्समैन है जो क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है, और इस तरह हिट कर रहा है कि ये बिल्कुल सीधी इस तरह यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से मुराद कोई शख्स हो सकता है, कोई दूसरा प्लेयर हो सकता है। नोट्स दैट, वो ये ऑब्जर्व करता है, इट टुक 3 सेकंड्स, किसे 3 सेकंड लगे हैं, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, जो इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ पे जाके ये थोड़ी देर के लिए रुकेगी और वापस आएगी। मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने में से 3 सेकंड लगे हैं। फ़र्ज़ किया ये कोई शख्स इसके पास खड़ा था, उसके पास लेट से कोई स्टॉप वॉच थी। जैसे ही इसने बॉल को हिट किया तो उसने स्टॉप वॉच ऑन की, और जब वो उसने ऑब्ज़र्व किया कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है, वापस आने लगी है, तो उसने स्टॉप वॉच को बंद किया और नोट किया कि इसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो हमने देखना है कि बॉल की वेलोसिटी इनिशियल क्या है, यानी कि किस स्पीड से वो बैट से निकली है जब उसको हिट किया गया है, तो उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी, वो क्या है, ये हमने मालूम करना है पहले पार्ट में। नेक्स्ट भी है इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, कि जैसे ये बॉल की हाइट है और ये ग्राउंड है जहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, तो ग्राउंड और बॉल के जहाँ से हिट की गई है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर कहता है 1 मीटर हो, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपने बताना है कि ये ग्राउंड से कितना ऊंचा गई है, यानी ये जो बॉल जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंची हुई है, ग्राउंड से कितनी हाइट है। तो आपने क्या करना है कि ये जो हाइट है ना, इसकी इतनी इतनी हाइट, ये वाली, ये फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जिसका पीछे क्वेश्चन में हम कर रहे थे, और फिर क्या करेंगे कि उसमें ये 1 मीटर एंड पे जमा कर देंगे तो हमें टोटल हाइट ग्राउंड से मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सी ऑब्जर्वेशन अब हमने करनी है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है जी हमारे पास कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ हिट करेंगे तो जहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगी वहाँ वो मामूली से वक्त के लिए रुकेगी और फिर वापस आएगी, तो वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये शुरू में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को हिट करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। दूसरी चीज़, जब बॉल को आपने हिट किया तो जो ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रही है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और हमने पढ़ा है कि जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। या सादा अल्फाज में आप इस तरह याद रख लें कि जब भी बॉल कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो आपने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव लेना है, यानी जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, यहाँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये 2 चीज़ें आपने नोट कर ली। अब यही हमारा जो गिवन डाटा उसमें तो सिर्फ देखना उसने टाइम बताया है, ये हमने खुद इंटरप्रेट की है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड, जबकि जो एक्सेलरेशन है वो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एक तो क्या करना है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दूसरा हाइट फाइंड करनी है, टोटल हाइट। ठीक है, इससे आप कह लें कि ये जो हमारे पास ज़मीन से ग्राउंड से हाइट है ये टोटल हाइट है, तो इसको चले हम जो इतनी इतनी हाइट है उसे कोई और नाम दे लेते हैं, लेट्स से h1 कह लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप इनके नाम रख सकते हैं। अब पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो यूनिट्स है वो कंपैटिबल है या नहीं। देखें मीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यूनिट्स कंपैटिबल है, इनका कोई इशू नहीं। उसके बाद आपने एक साइड पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको लिख लेना। चेंज क्या करना है कि जहाँ ए होगा वहाँ जी लिख लेना,
और जहाँ एस होगा वहाँ एच लिख लेना। अब आपने देखना है हमारा डाटा इनमें से किस इक्वेशन पे फिट बैठता है। ठीक है, तो देखें पहले क्या है वी एफ जो है ना पहली जो तीसरी इक्वेशन में आता है दूसरी में नहीं आता, तो इसको तो आप पहले ही क्रॉस कर दें। अब पहली और तीसरी में मुकाबला है, देखते हैं कौन सी इक्वेशन जीती है। तो टाइम की बात कर रहा है, टाइम पहली इक्वेशन में आता है, तीसरी में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब है तीसरी भी गई तो एक इक्वेशन हमारे पास बची पहली, उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है पहले वी आई, तो वी आई आ रहा है पहली इक्वेशन में और जी भी आ रहा है, इसका मतलब पहली इक्वेशन फिट बैठती है, उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें वी एफ की वैल्यू क्या है 0, वी आई मालूम करना है, जी की वैल्यू -10 लिखेंगे और टी की वैल्यू 3। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आप इसमें इनपुट कर दें। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30। वी आई फाइंड करना है तो वी आई को अकेला करना है, तो फ़र्ज़ किया कि वी आई इधर ही रहा, 30 इधर आके दूसरी तरफ प्लस हो गया, तो इनको स्वैप कर लें फिर। तो वी आई हमारे पास देखें 30 मीटर पर सेकंड, यानी शुरू वाली वेलोसिटी जिससे बाल को हिट किया जब, तो वो निकली बैट से, तो वो 30 मीटर पर सेकंड थी। ये काम हमारा हो गया। अब दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है एच। ठीक है, तो यानी टोटल हाइट मालूम करनी है ग्राउंड से। तो इतनी इतनी हाइट को मैं कह लेता हूँ H1, जैसा कि मैंने मार्क भी किया, चलो मैं इस तरफ अलहदा कर देता हूँ कि ये जो इतनी इतनी बैट से लेके इतनी इतनी हाइट है, इसको मैं H1 कह लेता हूँ। ठीक है, H ही है, हाइट ही है। अब आपने देखना कि हमारी कौन सी इक्वेशन फिट बैठती है। पहली इक्वेशन, क्योंकि हम वी एफ फाइंड कर चुके हैं, हमने H फाइंड करना है अब, तो H इसमें नहीं आ रहा तो इसको आप क्रॉस कर दें। बाकी दूसरी और तीसरी इक्वेशन देखें दोनों ही फिट बैठेंगे, उसकी वजह क्योंकि इसमें देखें H फाइंड करना है, वी आई का हमें पता चल चुका है, हम मालूम कर चुके हैं। पहले तो मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम कर चुके हैं। टाइम का भी हमें पता है, जी का भी पता है, तो हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं, तीसरी भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि 2G का हमें पता है, H मालूम करना है, वी एफ हमें पता है और वी आई भी हम मालूम कर चुके हैं। यानी जो हमने चीज़ पहले मालूम किया ना उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, चाहे जो सी मर्जी, चाहे दूसरी इक्वेशन यूज़ करें चाहे तीसरी करें। तो ये आपकी चॉइस है, जो सी मर्जी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं दूसरी ही यूज़ कर रहा हूँ। H इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। ठीक है, अब इसको चले मैं H1 कह लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वी आई हमारे पास 30 है, जो पहले वैल्यू निकाली है वो सही निकालनी है, वरना अगला पार्ट भी गलत हो जाएगा। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते कि हम इसके बगैर कोई, यानी कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक H फाइंड कर सकें। ठीक है, यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन पहले निकाली है उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो 30, टी की वैल्यू क्या है 3 और जी की जगह -10, इसी तरह वैल्यू सारी जो है ना वो लिख दें। ये तो देखें इतना इतना 90 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये इसको सिंप्लीफाई करेगा 5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -45, यानी 90 - 45। अब 90 में 45 माइनस करेंगे तो 45 मीटर। तो ये हमारे पास आई है H1, इसे मैं नाम दे लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी थी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड के लिए आप लिख सकते हैं कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी हमारे पास 45 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 1 उसने हमें दी थी, तो टोटल 46 हमारे पास ये हाइट आ जाएगी ग्राउंड। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।